हेलो। तो अपने क्या करेंगे ना, 11th क्लास की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरे 12th क्लास का बेस बनाएगी। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम अपना बेस रेडी करेंगे अपनी 12th क्लास के लिए, और उसके लिए हमें पढ़नी होंगी 11th क्लास के बेसिक टॉपिक्स। तो इसलिए हेडिंग डालो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये चैप्टर दे रखा है क्लास 11th की एनसीईआरटी में, और ये चैप्टर बेस बनाएगा आपका 12th क्लास का। वैसे तो ये एक ही चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको चार अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, सम बेसिक टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीओसी भी बोलते हैं। थर्ड जो इस चैप्टर का पार्ट है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और फोर्थ जो इस चैप्टर का पार्ट है वो है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के हम फर्दर दो पार्ट स्टडी करते हैं, ए एंड बी। ए इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बी इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये चार पार्ट हमने 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं ताकि हमें 12th में कोई दिक्कत ना आए। जिसमें से पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर ये दो पार्ट्स आपको समझ आ जाते हैं तो आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आईयूपीएससी की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है 12th में, आइसोमेरिज्म की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो हम देख लेंगे है ना, जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी उस अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, फर्स्ट पार्ट सम बेसिक टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दी कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होंगे जिनमें एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक कार्बन एटम होगा। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन।
आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे हाइड्रोकार्बन के। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन होती है, जैसे C2H2 हाइड्रोजन है और कार्बन है, C2H4 हाइड्रोजन है और कार्बन है इसमें भी, C2H6 इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है, और C6H6 इसमें भी सेम हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। अब देखो C2H2, इसका वैसे तो नेम आपने अपनी 10th क्लास में स्टडी किया होगा कि इसको बोलते हैं इथाइन, है ना, और इसको बोलते हैं इथीन, ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा। इसको बोलते हैं इथेन और इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन है, ये इथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है। फिर भी अगर आपको नोमेनक्लेचर करने में दिक्कत आती है, इथेन, इथाइन, इथीन या फिर मिथेन, है ना, इन सब के नोमेनक्लेचर अपने को नहीं पता तो अपने इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर दी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स, या फिर इसको लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो हमने अभी पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन are called as organic compound। अब देखो, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखो, हाइड्रोकार्बन तो अपनों ने अभी पढ़ा है, इसमें दो टर्म्स आ रही है ना अब, कि कौन कौन सी आ रही है, एक तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरी टर्म आ रही है इसमें डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन HC। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स आ रही है। हाइड्रोकार्बन आप पता है आपको कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, उन्हें तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम कार्बन है, साथ में एक तीसरा एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तीसरा एटम कौन सा हो सकता है? तीसरा आइटम फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और फॉस्फोरस हो सकता है। अगर इन सभी एटम्स में से कोई भी एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इन सभी एटम्स में से इन दो एटम्स के अलावा कोई भी एक एटम प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाँ, और ये ध्यान रखना एक चीज कि यहाँ मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन चारों एटम्स को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों एटम्स को हेलोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इन चारों एटम को हेलोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तीसरा पॉइंट लिखते हैं जो है विटल या वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी को किसने मतलब कि प्रपोज किया और ये थ्योरी कहती क्या है, ये अब हम देखेंगे, है ना। इट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ये थ्योरी दी थी, कब दी थी? 1815 में। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि बर्जीलियस ने 1815 में विटल फोर्स थ्योरी दी, और दूसरा इसने कहा इस थ्योरी में क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, है ना। लैब में अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, तो ये कहता है फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, लैब में तो बना नहीं सकते, तो बनते कैसे हैं फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, इनके अकॉर्डिंग क्या था ना कि देयर इज अ, ये पॉइंट लिख लो, देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स in living organisms known as vital force, ठीक है, या vital force। according to Berzelius there is a mysterious force in living organism known as vital force which is responsible for synthesis of organic compound। यानी ये कह रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से, जिस फोर्स को विटल फोर्स कहा गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको वाइटल फोर्स कहा गया, वो वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसाइज करता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं करेंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसने कहा कि एक वाइटल फोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आए वोलर, जिन्होंने इसकी थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। तो उन्होंने एक सिंथेसिस दी जिसको बोलते हैं वोलर सिंथेसिस, ठीक है, जिसने इस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया और कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। उन्होंने कहा था कि लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, लेबोरेटरी के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, इन्होंने करके भी दिखाया। जैसे मान लो NH4CNO, इन्होंने एक कंपाउंड लिया और उसमें हीट करवाया, इस कंपाउंड को बोलते हैं अमोनियम साइनेट। और जब अमोनियम साइनेट को हीट करवाया और उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाई, अब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, उन्होंने एक कंपाउंड ऑब्टेन किया जो कुछ ऐसे दिखता था, है ना, इसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया ऑब्टेन किया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इन्होंने इस रिएक्शन के थ्रू लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड कर दिया। तो इसलिए इस सिंथेसिस को वोलर सिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये वोलर साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था यूरिया, और इन्होंने उस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया जो हमने पिछले सेक्शन में देखी थी, है ना। और इन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, लैब में बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऐसे करके इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया भी, ठीक है। अब हम अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट, कैटिनेशन। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अभी हम बेसिक अपने टर्म्स पढ़ रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब एक बार अपना बेसिक हो जाएगा तो अपने 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो इसलिए एक बार बेसिक देखना जरूरी है, तो इसलिए ये क्लासेस आप अटेंड कर लेना, ठीक है। तो अब लिखते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन,
टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन रिंग विद सेम एटम। देखो इसका मतलब है कि एक एटम की टेंडेंसी कि वो एक लॉन्ग चेन बना सके अपने ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके। जैसे कार्बन में ये प्रॉपर्टी देखी जाती है, तो कार्बन क्या करता है, एक एटम दूसरे ही अपने कार्बन एटम के साथ कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन बना लेता है। या तो लॉन्ग चेन बनाएगा या रिंग बना लेगा। वैसे ये कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होके रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये यहाँ कार्बन ने चेन की फॉर्मेशन कर ली, यहाँ रिंग की फॉर्मेशन कर ली, है ना। तो ये एक एटम की टेंडेंसी है कि वो अपने ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है और एक लॉन्ग चेन बना लेता है या फिर रिंग बना लेता है ना। तो ठीक है, अब कैटिनेशन सबसे ज़्यादा कार्बन में पाई जाती है, सो इट इज़ मैक्सिमम इन कार्बन, मैक्सिमम इन कार्बन। अब ये कार्बन में ही क्यों सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे पहला तो अपना ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कार्बन में ही क्यों पाई जाती है, कि कार्बन ही क्यों अपने दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइन होके लॉन्ग चेन बना लेता है। एक तो इसलिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी ज़्यादा होती है। नहीं तो नॉर्मल एटम्स की देखो, नाइट्रोजन की 3 ही होती है वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 ही होती है वैलेंसी, फ्लोरीन की 1 ही होती है वैलेंसी। इन सबसे ज़्यादा वैलेंसी है कार्बन की, मैक्सिमम वैलेंसी है। तो ड्यू टू मैक्सिमम वैलेंसी ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि इट इज़ टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट है ये। टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी है, मैक्सिमम है जो कि 4, बाकी एटम्स की तो या तो 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी। तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा होने के कारण ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से शो करता है। और दूसरा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्या होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड वीक होता है थोड़ा सा, फॉस्फोरस का बॉन्ड और वीक होगा और सल्फर का बॉन्ड और वीक होगा। अब क्या है ना, देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये फटाफट अपने दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि इसे पता है अगर एक बार बॉन्ड बना लिया तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसलिए कार्बन फटाफट दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, पीबी, ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, तो इन सब की ही वैलेंसी तो 4 होती है, इसकी भी 4 वैलेंसी है, इसकी भी 4 वैलेंसी है, इसकी भी 4 वैलेंसी है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है। तो ये सभी कैटिनेशन शो करने चाहिए, लेकिन कार्बन ही क्यों सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है। कार्बन इसलिए सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करेगा क्योंकि इसमें बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच बनने वाला बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। अब इनमें जो बॉन्ड बनेंगे ना वो वीक बॉन्ड बनेंगे, वीक बॉन्ड, और जो कार्बन बॉन्डिंग शो करेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, सो इट इज़ मैक्सिमम इन कार्बन। ठीक है, अब 5th पॉइंट अपने लिखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब 2 पॉइंट अपने फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे, 5th और 6th वाला, इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, एक तो अपने सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे 5th पॉइंट में, और 6th पॉइंट में अपने देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये 6th पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखो, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ एटम of each element it indicates number of atom of each element present in one molecule। मतलब ये हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी देते हैं ना, कि एक मोलिक्यूल में कितने एटम है।
जैसे मान लो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। अब ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला से पता क्या लग रहा है कि इस ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो ये हमें मोलिकुलर फॉर्मूले से पता लग रहा है कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता लग रहा है ना कि कितने हैं कार्बन 6 हैं, कितने हैं हाइड्रोजन 12 है, कितने हैं ऑक्सीजन 6 हैं। तो जिससे हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंडिकेशन मिले उसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ये है मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे मान लो एक और लिखते हैं C2H4। अब इसमें पता लग रहा है कि भाई मोलिकुलर फॉर्मूला है ये इथीन का, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। अब इस मोलिकुलर फॉर्मूला से क्या पता लग रहा है कि इसमें 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, यानी एटम्स की नंबर के बारे में पता लग रहा है। और जिससे हमें एटम के नंबर के बारे में पता लगे उसी को बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब 6th लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी रुको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इंडिकेट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम इन वन मोलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन का। अब ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, है ना। तो इसके 3 तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बनेंगे ब्यूटेन के। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन, C4 इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। या फिर अपने इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन का पूरा फॉर्मूला होता है C4H10, है ना। तो अब देखो, अब ये तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है जिससे हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता लग रहा है कि इसमें 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब इसके 3 तरीके के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं। एक है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा होता है कंडेंस्ड या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, अब एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है ना, जितने भी बॉन्ड्स हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स हो, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स हो, सभी शो करने होते हैं। जैसे C4 है तो 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऐसे हमने चारों कार्बन शो कर दिए। और 10 हाइड्रोजन्स हैं तो 10 के 10 हाइड्रोजन हमें शो करने पड़ेंगे, है ना। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है और जितने बॉन्ड्स हैं, सब के सब चीज़ें शो करनी है ना। देखो इसमें 10 हाइड्रोजन हो गए, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 7 8 9 10। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड सारे शो किए हैं, हाइड्रोजन सारे शो किए हैं और कार्बन सारे शो किए हैं। ठीक है, अब इसमें होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा ना, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तो शो करना होगा, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है और कार्बन के बीच का बॉन्ड है उसे शो करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं H3। यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं H2। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं H2। यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं H3। तो इस तरीके से हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, अब आता है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे ड्रॉ करनी है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि कार्बन की नंबरिंग कर दो, 1 2
3 और 4, ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब हर कार्बन एटम को एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये मान लो फर्स्ट कार्बन एटम है, ये मान लो सेकंड कार्बन एटम है, ये मान लो थर्ड कार्बन एटम है। हर कार्बन एटम को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये कार्बन और कार्बन, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये फर्स्ट और सेकंड एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए। सेकंड और थर्ड भी एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इनको भी एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। और थर्ड और फोर्थ भी एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसको भी एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। और इसमें हाइड्रोजन्स को शो करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना ही ड्रॉ करना होता है। सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स ड्रॉ करने और हाइड्रोजन्स को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब मान लो मैं ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बनी हुई है आपके पास, है ना, ऐसे बनी हुई है, तो अब अपने को पता लगाने कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं। अब हाइड्रोजन शो तो किए नहीं, पर फिर भी पता तो लगाने पड़ेंगे ना कि कितने हाइड्रोजन है। मान लो मैं पूछ लूँ इस पॉइंट पे आपको बताओ कितने हाइड्रोजन है, इस पॉइंट पे कितने हैं, इस पॉइंट पे कितने हैं, या फिर इस पॉइंट पे कितने हाइड्रोजन है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो एक तो इसने बना लिया बॉन्ड यहाँ, कार्बन ने, इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना लिया, बच गई 3 वैलेंसी, 3 बच गई, तो 3 रिमेनिंग हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगी ऐसे, एच 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 ऐसे, ठीक है। अब इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो अब इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी, 2 तो कनेक्टेड है, एक यहाँ एक यहाँ, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कनेक्टेड हैं, बच गए 2, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, तो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे। ऐसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के भी 2 कनेक्टेड हैं, एक ये एक ये, बच गए 2, तो 2 बच गए, तो अगेन 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी, तो एक से तो कनेक्टेड है, बच गया 3, तो 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ। लेकिन ये हाइड्रोजन अभी सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ करे हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करते, बॉन्ड लाइन नोटेशन सिर्फ इतना सा होगा, ठीक है, बिना हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एक्सपेंडेड और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दूंगा, आपको उनके बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक मैंने आपको दिया CH3 4, पहला एग्जांपल। दूसरा CH3 CH Cl CH OH CH3। अब एक बार इसके मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर आगे से आप करना, ठीक है। अब इसमें होगा क्या ना कि देखो ये कार्बन एटम है। अब जो ब्रैकेट में टर्म लिखी होती है ना CH3 4, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH3, जो ब्रैकेट में होगी ना वो इसके जो इस साइड लेफ्ट साइड जो एटम आ रहा है ना उससे कनेक्टेड होगा। यानी इसका मतलब है CH3 4 है और चारों के चारों CH3 इस कार्बन से कनेक्टेड है। CH3 एटम 4 है और चारों के चारों कार्बन एटम इस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी 4 CH3 है और चारों इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो ऐसे हो गया CH3 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 और ये CH3, है ना। CH3 पहली बात तो 4 है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 4 है, और वो चारों के चारों इस कार्बन से कनेक्टेड है जो लेफ्ट में एटम प्रेजेंट है ना। एक बार इतना ड्रॉ करना सीखो, फिर आपने इसके आगे बॉन्ड लाइन नोटेशन भी ड्रॉ करेंगे। अब इस केस में देखो CH3 है, ठीक है, CH3 का CH3 लिख दिया, CH है। अब ये ब्रैकेट में है तो ये अपने लेफ्ट वाले कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, तो यानी इस वाले कार्बन एटम से Cl कनेक्टेड होगा, CH है। अब ये OH फिर ब्रैकेट में आ गया तो ये लेफ्ट वाले कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, CHOH इससे कनेक्ट हो गया, और फिर आ गया CH3 ऐसे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसकी हम फर्दर बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए मैंने कहा था कि कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। तो इस सेंटर वाले कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और 4 सराउंडिंग में कार्बन एटम है तो 4 डॉट्स में सराउंडिंग में बना दूंगा, 1 2 3 4 ऐसे बना ली। अब सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी सिंगल बॉन्ड 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 है, तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ। तो इस तरह से इसकी हमने बना ली बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। अब इसकी बनानी है, तो ये कार्बन है, डॉट से रिप्रेजेंट करो, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, चारों कार्बन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करो और उन्हें कनेक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन कार्बन 2 पे Cl कनेक्टेड है तो यहाँ Cl लिखना पड़ेगा ऐसे,
कार्बन 3 पे OH कनेक्टेड है तो यहाँ OH लिखना पड़ेगा ऐसे बॉन्ड बना के, है ना, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी हमने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो ये इसकी BLN स्ट्रक्चर होगी, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी है। पहला लिखो CH3 CH2 3 CH CH3 ट्वाइस। ठीक है, इसकी बनाना। दूसरा लिखो CH3 CH2 C ब्रैकेट CH3 थ्राइस। तीसरा लिखो CH3 CH F CH Cl CH OH CH3। इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना। अब इनमें करना क्या है, देखो पहले इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, है ना, फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बना लेंगे। CH3 है CH3 है, फिर 3 बार CH2 है, 3 बार CH2 फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बार CH2, दूसरी बार CH2, तीसरी बार CH2, फिर क्या है CH है CH है। अब मैंने कहा था जो टर्म ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है CH3, और CH3 कितने हैं, 2 हैं, और ये दो CH3 इस CH से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि मैंने कहा था लेफ्ट वाले कार्बन से ब्रैकेट वाली टर्म कनेक्टेड होती है, तो ये CH3 जो 2 हैं ये इस CH से कनेक्टेड होंगे, तो यानी यहाँ 2 CH3 कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया एक्सपेंडेड या फिर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें कुछ भी कह लो। अब अपने को इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये अलग है। ठीक है, तो 5 अपने को पहले डॉट्स बनानी पड़ेंगी, 3 4 5। पांचों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगी। अब 2 CH3 ऐसे जा रहे हैं, है ना, तो 2 एक ऐसे एक ऐसे, तो ये इसकी होगी बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसकी पहले अपने को एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बनेगा, CH3 CH2 C। अब CH3 3 है, CH3 3 है, और वो तीनों के तीनों CH3 इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऐसे 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 3 CH3 को कनेक्ट कर दिया उस कार्बन एटम से जो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में था, यानी यहाँ। ठीक है, तो अब ये बन गई। अब इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 C, मान लो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, तो ये 3 डॉट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये थर्ड कार्बन है ना, जो उससे 3 रेज निकल रही है, मान लो 1 2 3, तो अपनों ने 3 CH3 ड्रॉ कर दिए ऐसे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो CH3 है, CH है, अब ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाला लेफ्ट वाले कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो ये फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, CH है, ये क्लोरीन ब्रैकेट में है, ये लेफ्ट वाले कार्बन से कनेक्टेड होगा, ऐसे आ जाएगा। CH है, ये OH है, ये भी लेफ्ट वाले कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। हाँ, ये लेफ्ट वाले कार्बन से कनेक्ट होते हैं, ऐसे राइट वाले से मत कर देना इन्हें कनेक्ट, हमेशा लेफ्ट वाले कार्बन से कनेक्टेड होंगे ये। ठीक है, CH3 आ जाएगा। अब देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन बनाने हैं, यानी 5 डॉट्स बनानी है, 3 4 5, 5 डॉट्स बना ली, 3 4 5। ठीक है, अब सेकंड वाले कार्बन से फ्लोरीन कनेक्टेड है ना, तो यहाँ फ्लोरीन कनेक्ट कर दिया। थर्ड वाले कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है, यहाँ क्लोरीन कनेक्ट कर दिया। फोर्थ वाले कार्बन से OH कनेक्टेड है, तो फोर्थ वाले कार्बन से OH कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी होगी BLN स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना सीख लिया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है, यहाँ लिख लेते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज के कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा
होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिनके पास सेम फीचर्स होते हैं, दे हैव सेम। क्या क्या सेम होंगे, अब ये देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है। उनका जो होगा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होगा। अब ये होते क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो अभी तो बस लिख लो कि उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा और उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। अब जनरल फॉर्मूला अपने को पता ही है, जैसे एल्केन्स की अपने जब होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, है ना, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला अपने को पता है CnH2n+2 होता है। सभी एल्केन्स का फॉर्मूला यही होता है, तो जनरल फॉर्मूला इसे बोलते हैं, है ना। ये सभी एल्केन्स के लिए सेम है, तो इसलिए लिखवाया है कि सेम जनरल फॉर्मूला होगा। एल्कीन्स का सिमिलरली जनरल फॉर्मूला पता होगा आपको, CnH2n होता है ना। और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला पता होगा आपको, CnH2n-2 होता है ना। तो ये सभी एल्काइंस के लिए कॉमन है ना, देखो फॉर्मूला, सभी एल्काइंस का फॉर्मूला यही होता है, तो इसलिए लिखवाया दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इनमें कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी अलग अलग होंगी। मोलिकुलर फॉर्मूला इनका अलग अलग होगा, और तीसरा लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला इनका अलग अलग होगा। ठीक है। अब जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे अलग है, जैसे मान लो एल्केन्स, मिथेन भी एक एल्केन है ना, अपने को पता है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला CH4 होता है। इथेन भी एक एल्केन है जिसमें 2 कार्बन होंगे, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 होता है। तो अब ये डिफरेंट हो गया ना मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ CH4 है, यहाँ C2H6 है, जबकि ये दोनों ही एल्केन के अंदर अंदर आते हैं, एल्केन के अंदर आते हैं दोनों ही, है ना। तो अब इनके इसलिए लिखवाया मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट है, क्यों? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है रेशो, जैसे मान लो मिथेन का रेशो, 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो इसका हो गया 1:4। इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो यानी 2:6, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 1:3 आएगा। तो 1:4 डिफरेंट है 1:3 से, तो इसलिए अपने कहते हैं कि इनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है, ठीक है, इसलिए। अब हम होमोलोगस सीरीज अलग अलग मतलब मेंबर्स की ड्रॉ करेंगे, है ना, अलग अलग सीरीज के लिए ड्रॉ करेंगे। तो लिख लो यहाँ, सबसे पहले हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज देखेंगे, फिर हम एल्कीन की होमोलोगस सीरीज देखेंगे, फिर हम एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज देखेंगे, फिर हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, और फिर हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला अपने को पता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का अपने को पता है CnH2n होता है, एल्काइन का अपने को पता है CnH2n-2 होता है। एल्कोहल का क्या होगा, अब देखो मान लो ये एल्केन है C2H6, अब इसमें एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह OH लगा दो, यानी C2H5, एक हाइड्रोजन हटा दिया, 6 की जगह 5 हो गया, और उसकी जगह एक OH लगा दिया, तो वो बन जाता है एल्कोहल, है ना। तो सिमिलरली फॉर्मूले में करना है कि एक हाइड्रोजन हटा दो, H2n+2 था ना, +2 था, तो +1 कर दो, +1 कर दो, यानी एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दें,
तो ये हटा दिया और उसकी जगह COH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले में कुछ अपने चेंजेस कर सकते हैं। कार्बन देखो n नंबर ऑफ कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, n+1 हो गए। एक n यहाँ है, एक यहाँ है। हाइड्रोजन देखो 2n+1 यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ छुपा हुआ है, यानी 2n+1+1 हाइड्रोजन हो गया। 2n+1+1 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, तो O2 लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब इसको सिंप्लीफाई करो, CN+1 H 2n 1+1 हो गया 2 O2। ठीक है, अब देखो n+1 को मैं x एज्यूम कर रहा हूँ, तो n+1 अगर x है, n+1 अगर x है तो 2n+2 क्या होगा, 2x। ये इसका 2 का मल्टीपल है, तो x हो जाएगा 2x और O2 आ जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला एक ये भी होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो इरेज करके अपने लिख देते हैं कि इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है CxH2xO2। ठीक है, और ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स ड्रॉ करने हैं एल्केन के, है ना। जैसे एक कार्बन वाले को कहते हैं मीथेन, 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथेन, 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन, है ना। अब जैसे H4 क्यों आया, N की वैल्यू 1 है, देखो यहाँ C1 है, C1 है तो N की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, 2 × 1 2 + 2 4। यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 × 2 4 + 2 6, ऐसे निकाल ले, है ना। n की वैल्यू 3 पुट करोगे, यहाँ पर 3 है तो 3 × 6 + 2 8, 8 आ गया। तो यहाँ अब C4H10 हो सकता है और C5H12 हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अपने एल्कीन्स की बात करें तो ये C2 से शुरू होगी, C2H4। अब CH2 कुछ नहीं होता कि C1H2 कर लोगे, है ना। मिथीन नहीं होता, ये इथीन से ही शुरू होती है। जैसे इसमें तो एक कार्बन से शुरू हो रही थी जिसको हमने मिथेन नाम दिया था, लेकिन ये 2 कार्बन से शुरू होगी। ये वाली सीरीज हमेशा 2 कार्बन से शुरू होगी। C2H4 ये भी 2 कार्बन से शुरू होगी, अल्काइन वाली भी। ठीक है, और C3H6 हो गया, C4H8 हो गया और C5H10। इस तरीके से हमने, या फिर एक और लिख लो C6H12, एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज बना ली। अब हम बनाएंगे एल्काइंस की, तो C2H2, क्योंकि यहाँ देखो 2 है तो 2 × 2 = 4, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो C2H2। यहाँ बनाएंगे C3H4, C4H6, 6 क्यों, देखो 4 है, 4 × 2 = 8, 8 में से 2 गए 6 आ गया। C5H, 5 × 2 = 10, 10 में से 2 गए 8 आ गया। तो ऐसे भी बन सकती है अल्काइन की होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब देखो इसमें C1 लिया है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 + 1 3, CH3OH ऐसे बन जाएगी अल्कोहल की। या फिर अलग दूसरे मेंबर बनाए, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ठीक है, इस तरीके से हमने अल्कोहल्स का भी बना लिया। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाना सिंपल है। मैंने कहा था CX है, यानी 1 ले लो x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2, और 2 का O2। अब मान लो यहाँ C2 है, H4O2, है ना, डबल लेना है इसका, x का डबल 2x है ना, वैसे 2 का डबल 4, तो C3H6O2 हो जाएगा, C4H8O2 हो जाएगा, C5H10O2 हो जाएगा। ऐसे बनानी है। ठीक है, अब होता क्या है ना कि देखो एक होमोलोगस सीरीज कोई भी ले लो, चाहे वो एल्केन की ले लो, चाहे वो एल्कीन की ले लो, चाहे एल्काइन की ले लो, चाहे इनमें से कोई ले लो, उनके 2 मेंबर्स पकड़ लो कोई भी। मान लो मैंने ये मेंबर पकड़ लिया और एक ये मेंबर पकड़ लिया, तीसरे वाला। ठीक है, उनके कोई भी 2 मेंबर पकड़ लो। अब इन 2 मेंबर्स के बीच का मोलिकुलर फॉर्मूले का डिफरेंस क्या होगा, या फिर मोलिकुलर मास का डिफरेंस क्या होगा, वो देखना है अब हमें। ठीक है,
कि ये दो मेंबर्स हैं, इनके बीच का मोलिकुलर फॉर्मूले का डिफरेंस क्या होगा। तो लिखो एक पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला MF ऑफ एनी टू मेंबर्स, ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। एक ही सीरीज के मेंबर हैं, तो एक ही सीरीज के मेंबर के बीच के मोलिकुलर फॉर्मूले का डिफरेंस बताना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि अब अपने को मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूले का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है N×CH2। ठीक है, अब N×CH2 का डिफरेंस होगा, N की वैल्यू क्या होगी, मान लो लगातार मेंबर आ रहे हैं, इसके बाद ये आ रहा है, तो N की वैल्यू 1 होगी। अब लेकिन ये लगातार नहीं आ रहे, ये एक छोड़ के आ रहा है, तो एक छोड़ के आ रहा है तो N की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली इस और इसके बीच का डिफरेंस निकालना होता तो N की वैल्यू 3 होती। ठीक है, अब यहाँ N की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ आ जाएगा 2×CH2 का डिफरेंस है, यानी 2×C हो गया C2H2 है, 2×2 4 हो गया, C2H4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देख लो चाहे तो C2H4 का ही डिफरेंस आएगा। यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, 3 में से एक गया C2 है ना, 2 बच गए ना। अब 8 है, यहाँ 4 है, यानी 8 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी बच कितने गए, C2H4। C2H4 का डिफरेंस है, और वही हमने फॉर्मूला से निकाला है कि भाई C2H4 का डिफरेंस आता है। ठीक है, ऐसे है। अब मान लो मैं पूछ लूँ कि इस और इस मेंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे N×CH2 का डिफरेंस है। अब N की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, N की वैल्यू वही है, लगातार आ रहे हैं तो 1, इन दोनों के बीच की निकालते तो 1 होता। ठीक है, अब इस और इसकी निकालेंगे 2 होएगा, इस और इसकी निकालेंगे तो 3 होएगा, तो यहाँ होगी 3×CH2 का डिफरेंस है, यानी C3H3 का डिफरेंस है। और देख भी सकते हो कि ये 5 और 2 है, 5 और 2 में से 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, तो C3H6 का डिफरेंस है। ऐसे भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूलेज के बीच का, है ना। और अगर कोई पूछ ले मोलिकुलर मास का क्या डिफरेंस है, भाई ये तो हो गया मोलिकुलर फॉर्मूले के बीच का डिफरेंस। अब कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास का सिंपल है, जैसे यहाँ C2H4 का डिफरेंस आया था, पहले तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो हमने निकाल लिया C2H4। अब मास का डिफरेंस पूछे तो सिंपली C2H4 का निकाल लो कि 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का हो गया 24, और 4 हाइड्रोजन है तो 4×1, यहाँ आ गया 24 + 4 28 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब था होमोलोगस सीरीज के बारे में। हाँ, अगर ये डिफरेंस वाले पॉइंट्स कम क्लियर हुए हैं तो कोई खास बात नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, बस बात थी कि आपको होमोलोगस सीरीज ड्रॉ करना आ जाए, वो हमने यहाँ सारी ड्रॉ कर ली है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सब आपको।